हेलो बच्चों, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। जैसे अभी तक आपने क्या किया है, एक चैप्टर पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। वो बहुत सारे एरियाज में यूज़ होता है लाइफ में, और जिसकी जो इजीएस्ट एप्लीकेशन है वो है हाइट एंड डिस्टेंस की। अगर सपोज हमारे पास, जैसे अदरवाइज हम पाइथागोरस को यूज़ करते हैं, बट अगर हमारे पास सिर्फ एक साइड हो और एंगल हो, तब हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके किसी भी डेटा की हाइट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ना हमारे को कुछ गोल्डन रूल्स ध्यान रखना होता है। अगर वो गोल्डन रूल्स हमें पता होते हैं तो ये जस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हमको इनसे बात करना है। वो गोल्डन रूल्स जो है ना, इनसे बात करने का तरीका क्या होना चाहिए वो हैं बस, और उसके बाद क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट गोल्डन रूल देखते हैं। देखो, वो क्या करेगा, आपको एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा, है ना। वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ग्राउंड पर भी हो सकता है। आप ये अज्यूम नहीं करोगे कि ग्राउंड पर आइज़ कैसे हो सकती हैं, है ना। आइज़ हैं तो थोड़ा हाइट तो होगा, नहीं हो सकता है किसी मशीन की बात आ रही हो। तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वहाँ से ऑलवेज, आप इस वर्ड को याद कर लो, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन डलेगी ही डलेगी, जिसको आप नाम दोगे ए। दिस इज़ द फर्स्ट गोल्डन रूल, कि हमेशा आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन डालनी ही डालनी है। दूसरा, अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, ठीक है, ये तो हमेशा हर क्वेश्चन में होगा ही होगा, तभी आपका क्वेश्चन फॉर्म होगा। अब क्या हुआ, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऊपर देखा जा रहा है, यानी अगर मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या मशीन है या पर्सन है, वो ऊपर देख रहा है, तो कुछ इस डायरेक्शन में उसकी आई से लाइट जा रही होगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो ऊपर देख रहा है तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर वो नीचे देख रहा है, जहाँ पर भी सपोज वो किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर खड़ा है और वो नीचे देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो होगा हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब ये क्वेश्चंस आपसे बात करेंगे, ये हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की टर्म्स में ही बात करेंगे। दीज आर द टू गोल्डन रूल्स। थर्ड गोल्डन रूल इज कि वो आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल देगा, है ना। वो आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल देगा कि किस एंगल से वो यहाँ या यहाँ देख रहा है। वो आपके फ़िलहाल अभी वैल्यू टेबल में से होंगे। तो जब आप उस एंगल को लिखोगे, while writing that angle, while writing that angle, this line जो कौन सी है, मैं यहाँ पर देखो हर जगह ए को लेकर चल रही हूँ, मस्ट बी इंक्लूडेड। अभी देखो मैं इसको कैसे आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ देख रहा है, तो ये वाली लाइन जिससे वो देख रहा है, और वो वाली लाइन जिसमें वो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन बना रहा है, चाहे एलिवेशन है चाहे डिप्रेशन, वो एंगल हमेशा इन दोनों के बीच में यूज़ होगा। अभी आप इस बात को कर लो याद, और जब मैं क्वेश्चंस को करवा रही होंगी तो इस पॉइंट को बार बार बीच में एक्सप्लेन करूँगी ही करूँगी, ठीक है। अच्छा, जो हमारा फोर्थ गोल्डन रूल है बेटे, फोर्थ गोल्डन रूल को आप यहाँ से समझो कि जो भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, वर्ड प्रॉब्लम में ना वहाँ पर वर्ड आपको मिलेगा फ्रॉम। तो जैसे अगर कहीं वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं और वहाँ पर आपके पास वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम, तो आप समझ लेना कि वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को मेंशन कर रहा है। और जहाँ पर वर्ड लिखा होगा 90% टाइम ऑफ, वो पॉइंट होगा जहाँ पर वो बंदा देख रहा है ना। तो फ्रॉम एंड ऑफ, फ्रॉम एंड ऑफ, ये दो वर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक इसको इंक्लूड करना, थर्ड हो गया क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना। और लास्ट बात हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ होंगी, जैसे कि जिसमें कि वैल्यू टेबल आपकी आती है। तो आपको इसमें वैल्यू टेबल को अच्छे से याद करके अगर आप बैठोगे
तो क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। देखो अभी जो हमने अब गोल्डन रूल्स लिए हैं ना, उसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हम इसके हर वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। एवरी सिंगल वर्ड इज इम्पॉर्टेंट इन इट। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 12 मीटर लॉन्ग रोप। अब आपने इतना क्वेश्चन पढ़ा और आपके दिमाग में आया कि वो लॉन्ग रोप ऐसे है, कैसे है। ओके, 1 मिनट रुक जाते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। Which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground, है ना। यानी कि उसने कह दिया कि सपोज मेरे पास अगर ये फिगर फर्स्ट उसकी है, अगर मैंने दिस इज आंसर 1, अगर मैंने ए बी को लिया है पोल, है ना, और अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें तो एक सी आपकी रोप हो गई, जो एक साइड से तो पोल के टॉप पर है और दूसरी साइड से ग्राउंड पर है, और इसकी लेंथ उसने आपको दे दी है 20 मीटर। ठीक है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड if the angle made by the road and ground level is 30 degree made by the pole and the ground। तो ये हो सॉरी ये रोप हो गई, ये ग्राउंड हो गया, ये एंगल उसने आपको दे दिया है 30 डिग्री। फिगर बन गई, हाफ ऑफ द वर्क इज डन। अब सिर्फ आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए इसको जस्ट कैलकुलेट कर देना है। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो उसको क्या चाहिए, पोल, उसके पास क्या है, रोप। अगर मैं पोल को h मान लूँ और ये 20 मान लूँ तो परपेंडिकुलर हो गया ना ये h, तो उसको h और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए। तो अगर ऐसी बात होती है तो कौन सा थीटा यूज होता है, साइन थीटा। तो हम सबसे पहले तो साइन थीटा की रेशियोज लिख लेंगे, ए बी अपॉन ए सी, फर्स्ट जॉब, है ना। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हमारे पास बचती हैं, कौन सी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, एच हमको नहीं पता, ए सी हमको पता है। दिस इज सेकेंड स्टेप, वैल्यूज को लिख देना। थर्ड स्टेप में टी रेशियो की आपने डाल दी वैल्यू, तो यहाँ से हाइट आपकी क्या निकल गई, 10 मीटर। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ऑल्टरनेंडो लगा के इसको आप यहाँ ले गए, फिर 2 से 10 कट के हो गया 20/2 हो गया 10, और इसकी हाइट आ गई 10 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं आंसर नंबर 2। देख रहे हो आप बेटा, सारी की सारी ना वर्ड प्रॉब्लम है, बस उसके शब्दों को समझने की जरूरत है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अच्छा, इसमें देखते हैं चीज़ कहाँ बैठती है। तो हम सबसे पहले उसके क्वेश्चन से सोचते हैं कि ये ट्री होगा जो टूट गया स्टॉर्म की वजह से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। देखो यहाँ से पेड़ टूटा, यहाँ से आया और वो नीचे गिर गया और उसने ग्राउंड को टच कर दिया एट सी पॉइंट। ओके, और एंगल बना दिया उसने 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री ना, बी पॉइंट, और जहाँ पर वो गिरा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने आपको दे दिया 8 मीटर। परफेक्ट। अच्छा, अब देखते हैं उसको क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो हाइट तो पूरी bx है उसकी, है ना। जो उसने मुझसे पूछा है क्वेश्चन में, वो उसने मुझसे पूछा है हाइट ऑफ द ट्री विच इज bx, जो हमने फिगर में बनाई है, विच इज ab प्लस एक्स ए। अब पॉइंट ये है कि जो ये पार्ट टूटा है वही तो जाकर नीचे गिरा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स से जो है ए सी के इक्वल है, जो हमने फिगर में बनाया है। तो यानी हमको जो कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है ए बी प्लस ए सी। दिस इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो बेटा हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि वो हमसे क्या चाहता है। अब हम आगे बस क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। मुझे ए बी भी चाहिए, ठीक है, मेरे पास बी सी है, इसको तो मुझे यूज़ करना ही करना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ए बी और बी सी क्या बना रहे हैं, टेन थीटा
तो मैंने लिख दिया। और बेटा ट्राइंगल भी ज़रूर मेंशन करना है। वैसे तो हमारे पास एक्चुअली अभी तक एक ही ट्राइंगल चल रहा है, तो इसलिए अगर आप मेंशन नहीं भी करोगे तो चलेगा। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। फिर अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है। tan 30 इज इक्वल टू ए बी इज़ नॉट नोन टू अस, बी सी इज़ 8। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो ये जो पूरा स्टेप है ना, इसके अंदर एक इक्वल टू का साइन है। तो जब भी मैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर जा रही हूँ, बीच में से दिस इम्प्लाइज दैट डाल रही हूँ। 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 8। फिर से दिस इम्प्लाइज दैट डाला, तो ए बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 8/√3। और बिकॉज डिनोमिनेटर में ये फंक्शन हमारे पास नहीं हो सकता इरेशनल, तो हमने इसको कर दिया रैशनल, रैशनलाइज, और हमारे को ये मिल गया। रैशनल कर दिया ना, रैशनलाइज करके। ओके, अब हम लेते हैं उसकी दूसरी सिचुएशन। देखो अब देखो, ये तो बेटा मेरे पास आ गया, ये मेरे पास है। अब मुझे ए सी रिक्वायर्ड है, तो या मैं कॉस थीटा यूज़ कर सकती हूँ जिसमें बेसी अपॉन ए सी हो। अब तो मैं साइन थीटा भी यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपके साथ यूज़ कर लेती हूँ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। कॉस 30 डिग्री की देखो, फिर ध्यान दे रहे हो, मैं हर नेक्स्ट स्टेप पे आने से पहले दिस इम्प्लाइज दैट लगा देती हूँ। √3/2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 8। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू 8√3/2। इज दैट करेक्ट? और ये आपके पास हो गया 4√3। अब क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसको क्या चाहिए बेटा, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या है आपके पास, जो हमने अभी ऊपर डेटा में लिखा, ए बी प्लस ए सी, है ना। तो ए बी प्लस ए सी आपके पास हो गई 8√3/3 प्लस दिस वन, एंड दिस इज 4√3। तो आप इसका एलसीएम लेके कैलकुलेट करोगे अगर, तो आपको मिल जाएगा 24√3/3। दैट मीन्स कि 8√3। इसका मतलब इस ट्री की टोटल हाइट 8√3 है ना। तो आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ कुछ इरेशनल वैल्यूज़ भी आ रही हैं, बट इट्स ओके, इतना चलता। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स को दिमाग में रखेंगे, और फिर उसके बाद फिगर को ड्रॉ करेंगे, एंड हाफ ऑफ द वर्क इज डन। ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका मतलब कोई बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। इसका मतलब वो किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होके देख रहा है किसी टावर को। अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। फ्रॉम आ गया आई ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जब वो 7 मीटर, सपोज मैं इसको मान लेती हूँ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो सबसे पहले आपके दिमाग में बेटा ये पॉइंट आना चाहिए कि जिस सामने वाली जिस बिल्डिंग को वो देख रहा है, वो बिल्डिंग जहाँ पर वो खड़ा है उससे छोटी है या उससे बड़ी है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख के समझ में आएगा, और आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे वर्ड्स एलिवेशन और डिप्रेशन। इसका मतलब अगर वो सामने वाली बिल्डिंग पर देख रहा है और उसके टॉप को देखने के लिए उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो उसकी हाइट से ऊपर है। इसका क्या मतलब है, सामने वाली बिल्डिंग उससे बड़ी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ पर वो देख रहा है टॉप ऑफ द टावर, वहाँ उसको ऊपर देखना पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। अब दिस इज आई ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब अवर फर्स्ट गोल्डन रूल इज कि स्ट्रेट लाइन तो आप वहाँ से ड्रॉ कर ही दो। ओके, जब वो उसको देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है। अब देखो इसका मतलब ये आई ऑफ ऑब्जर्वेशन बीच में आनी ही आनी चाहिए, तो इसको आप 60 डिग्री डालोगे। और जब वो उसके फुट को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री।
यानी यहाँ पर सी पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो एंगल बनाते हुए हमें किस गोल्डन रूल पे ध्यान रखना है कि वो लाइन को तो टच करेगा ही करेगा, और जो लाइन देखने के लिए बन रही है उसको टच करेगा, है ना। ये लाइन उसको देखने के लिए बनानी पड़ रही है, और ये आई ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो हम ऑलवेज लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, ये वो हो गई। तो ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री का। अब जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी ना बेटा, तो आप ध्यान दो, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ डी और ई, ये ए डी जो होगा हमेशा पैरेलल टू बी सी होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर दिस ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो ये भी एंगल आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। बस फिगर आपको समझ में आ गई अच्छे से कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग पर खड़ा था, तो जो सामने वाली बिल्डिंग को वो देख रहा है, उसके टॉप को देखने के लिए उसका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। उसका क्या मतलब है कि वो बिल्डिंग उससे बड़ी है। फ्रॉम वर्ड आ गया यहाँ पर, ऑफ भी आ गया, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको कि फिगर कैसी बनानी है थ्रू अवर गोल्डन रूल्स। फाइन। अब देखते हैं उसको चाहिए क्या। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, दैट मीन्स रिक्वायर्ड है जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज हाइट ऑफ टॉवर। दैट मीन्स कि उसको क्या चाहिए, ई सी। अब इसमें देख रहे हैं ई सी में हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं, तो मतलब एक ट्राइंगल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ई डी निकलेगा, और दूसरे ट्राइंगल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास डी सी निकलेगा, ठीक है। तो हमने पहले ही लिख के रख लिया है। अब क्या करना है, अब हमको लेने हैं ट्राइंगल्स, और क्यों एट अ टाइम हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, अब की बार ऊपर ट्राइंगल का नाम भी मेंशन करूँगी। इन ट्राइंगल ए ई डी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ए डी, और उसको क्या चाहिए, ई डी। तो इसका मतलब मुझे कौन सा थीटा लेना चाहिए, टेन थीटा। तो क्या हम इनको नाम दे दें, इसको हम एच दे देते हैं, इसको एक्स दे देते हैं। देखना बेटे, अगर मान लो ए डी एक्स हुआ तो बी सी भी तो एक्स हो गया, बिकॉज पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो रही। और ये अगर ए बी आपका 7 मीटर है, तो आप ये देख रहे हो ये काइंड ऑफ आपका स्क्वायर ही तो बन रहा है, ए डी सी बी, तो ये भी आपका 7 मीटर हो गया, ठीक है। अब अगर ये 7 मीटर हो गया, ठीक है, तो हम लगा देते हैं टेन थीटा, कौन से ट्राइंगल में, ए ई डी में। तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ई डी अपॉन ए डी। फिर से डाल दिया, दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि मेरा एक स्टेप ओवर हो चुका था, और सेकेंड स्टेप में मुझे डालनी है वैल्यूज़। टेन 60 डिग्री, ई डी को हमने एच लिया है और ए डी को एक्स लिया है। ये हो गया आपके पास √3। अब हो गई गड़बड़, ना हमको h पता है ना x पता है, तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन को निकाल के रख लेते हैं, हमें बाद में कहीं ना कहीं ये वैल्यू काम आ जाएगी। और बिना परेशान हुए कि हमारी वैल्यू क्यों नहीं निकली, हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास एक tan थीटा यूज़ हो रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, लेकिन अब की बार हमारे पास tan थीटा में क्या है, ए बी अपॉन बी सी। दिस इम्प्लाइज दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। हो गया देखो मज़ेदार काम, tan 45 is 1, 7 upon x. This implies that x is equal to 7 मीटर, ठीक है। tan 45 का बेटा सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि वो क्या करता है, झट से हमारे को ये और ये वैल्यू इक्वल दे देता है, क्योंकि tan 45 होता है 1। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x आ गया 1। अब हमारा काम आसान हो गया, हम इसको डाल देंगे। पुट x इज इक्वल टू 7 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, 7√3 इज इक्वल टू एच। नाउ द पॉइंट इज कि जो उसने हमसे पूछा है वो ई सी है, तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हम आंसर लिख सकते हैं अब कि जो हाइट ऑफ टावर है वो आपके पास है 7√3 प्लस 7। ये वाला पार्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगा क्योंकि हाइट पूरी इसकी है, तो ये जाएगा 7√3 प्लस 1 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं बेटा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, ये हमसे क्या चाहता है। फ्रॉम अ पॉइंट
ऑन अ ग्राउंड। चलो ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। बेटा पहला पॉइंट तो यहीं पर आ गया इम्पॉर्टेंट। ध्यान दो कि जिस टाइम वो ट्रांसमिशन टावर पे देख रहा है, तो जो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है या जो उसका टॉप है, दोनों पर ही एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना। क्या मतलब है कि आई ऑफ ऑब्जर्वेशन से पूरा का पूरा टावर ऊपर है। इतनी बात समझ में आ गई। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एवरी वर्ड इज क्लियर नाउ। देखो हम इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। ये हो गया पर्सन जहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ से वो देख रहा है, तो अपना फर्स्ट गोल्डन रूल लगा दें। फर्स्ट गोल्डन रूल इज कि ये हमारे को पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से डालनी ही डालनी पड़ेगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो ट्रांसमिशन टावर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप, और यहाँ खड़ा होके वो देख रहा है, तो अगर वो इस पार्ट को देखेगा तो एक लाइन तो हमें ये ड्रॉ करनी पड़ेगी और एक एंगल बनेगा ये बेस ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है, तो एक लाइन बनेगी यहाँ से और एक एंगल बनेगा ये। तो हम अब इनको नाम दे दें ABCD, ठीक है। ओके, ये 20 मीटर हो गई। अच्छा, जब वो देख रहा है तो एक एंगल 45 का है, एक 60 का। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है बेटे। आप ज़रा मुझे कॉमन सेंस की बात बताओ कि जो लेटा हुआ एंगल होगा वो बड़ा होगा या खड़ा हुआ एंगल बड़ा होगा? डेफिनेटली ये एंगल छोटा होगा और ये बड़ा होगा, है ना। तो आपको इसी हिसाब से ध्यान देना है। एक 45 बन रहा है तो ये वाला 45 का होगा और ये वाला एंगल जो कौन सा होगा, 60 डिग्री का। और उसको चाहिए DC। ओके, हाफ ऑफ द वर्क इज डन। अब फिगर हमारी बन चुकी है और हमको सिर्फ करना है क्वेश्चन सॉल्व। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेट, इसको पहले डेटा को लिख लो। DC हमारे को रिक्वायर्ड है ना। BC जो है हमारी बिल्डिंग है 20 मीटर टॉल। और अच्छा, और एक थीटा हमारे पास 45 डिग्री और एक थीटा है 60 डिग्री। अब देखो, सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आप tan 45 को पहले यूज़ कर लिया करो, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो ये ना कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देती है। तो सबसे पहले क्या हमें tan थीटा लिखना चाहिए था ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू CB अपॉन AC। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ABC। तो tan 45 क्या हो गया, CB अपॉन AB, है ना। फिर मैंने दिस इम्प्लाइज दैट डाला, ये हो गया 1 इज इक्वल टू CB 20 है और AB। देख रहे हो आप बेटा, ये ना tan 45 को हमेशा पहले लिया करो, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व कर देता है। अब आप आए दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BDA। लेना तो फिर भी हमें tan थीटा है, क्योंकि DC हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, tan थीटा को ही यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 90 डिग्री ज़रूर आना चाहिए, कोई भी इसको DC नहीं लिखेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये एंगल आपका 60 डिग्री का है। तो वो, और मैंने आपसे क्या कहा कि हर बार हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो आई ऑफ ऑब्जर्वेशन की है वो बीच में इन्वॉल्व होगी ही होगी। तो ये बनेगा आपके पास, वैसे भी ट्राइंगल BDA है, ये बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को 2-3 तरह से बोला है, जिस तरह से भी आप याद कर सको। DB अपॉन AB, दिस implies that tan of 60 डिग्री DB इज DC। क्योंकि हमारे को आधी वैल्यू पता है और आधी नहीं पता है, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। tan 60 डिग्री √3, DC हमको पता नहीं है, CB 20 है और AB भी 20 है। बस हमको इसको अब सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू DC, है ना। तो आपने 20 को बाहर निकाला, अंदर बच गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू DC। और DC ही हमें चाहिए, विच इज़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। दिस इज रिक्वायर्ड। देखा आपने बेटा,
जिसको बातें अच्छे से करने आ गई और गोल्डन रूल याद हो गए उसके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ी सी बातें करते हैं और समझते हुए कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है और हमने उसको कैसे समझना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। ऑफ ऑफ ओके, तो हमने ऑफ था, इसका मतलब वो बंदा इसके ऊपर देख रहा है, ऑफ वर्ड का यही पता है, और ये हो गया टावर। फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। अब हो गई गड़बड़, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सेम साइड पे हैं कि ऑपोजिट साइड पे हैं, इसलिए इसको ड्रॉ करने से पहले हम आगे का पार्ट और पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it, same straight line with it are complementary। ओके, तो ऐसा उसने हमसे कुछ भी नहीं कहा है, तो हम एक साइड बना देते हैं। अब हम इसकी फिगर को अगर अच्छे से समझें तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये आई ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो भाई हमें पैरेलल लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। तो एक उसने हमारे को दे दिया है 4 मीटर, और एक आप ध्यान से पढ़ना, उसने यहाँ से 9 मीटर दिया है। कुछ बच्चे हो सकता है गलती करें, इस पार्ट को 9 ले लें। नो, ये पार्ट 9 नहीं है, उसने बेस ऑफ द टावर से कहा है 4 और 9 पे है। फिर हम एक और गोल्डन रूल यूज कर लेते हैं कि ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल तो आएगा ही आएगा। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। क्या हमने एंगल ठीक ड्रॉ किया? यस। ये लाइन है जहां पर वो देख रहा है, और ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आई ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, हमने हर गोल्डन रूल को फॉलो कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो, अब उसने कहा, अच्छा अब उसने हमें एंगल्स नहीं दिए, लेकिन उसने हमसे कह दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर एक थीटा है और दूसरे को मैं फाई ले लूँ, तो इसका मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है ना। तो अगर मैं फाई को यहाँ छोड़ दूँ तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। कुछ नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस में से ही आता है। उस बेस को कोई कितना यूज कर सकता है, ये उसकी स्किल है। चलो, ए बी सी। अब उसने क्या कहा, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, प्रूव करो। देखने में लग रहा है पता नहीं क्या होगा, पर बिलीव मी, लिखना शुरू करोगे तो इट्स वेरी इजी। ये पहले हमने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए, इस पार्ट को नाम नहीं दिया, लेट इट बी डी, ए बी डी। अब डेफिनेटली मुझे लग रहा है ए बी की तो बात हो रही है ना, और बेस मेरे पास है तो यूज तो टैन थीटा ही होगा। तो आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में टैन थीटा ही यूज हो रहा है। ए बी डी ट्राइंगल में टैन थीटा की वैल्यू बनी ए बी अपॉन बी डी। अब हमको थीटा नहीं पता, दिस इम्प्लाइज दैट टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी तो हमें पता नहीं है, और ये है हमारे पास 4। अच्छा चलो, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो बजाय कि हम कंफ्यूज हों या डरें, हम इसको 1 करके छोड़ देते हैं, अपने आप बाद में जो होगा करेंगे। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी तो लेना ही लेना है बीच में, ये आई ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। ठीक है, ट्राइंगल ढंग से लो। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, ए डी सी ले लेते हैं। नो, 90 डिग्री का एंगल बीच में आना ही आना चाहिए। ए बी सी ट्राइंगल लिया, यूज तो अभी भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। ध्यान से, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए बी अपॉन बी सी। दिस इम्प्लाइज दैट tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ए बी तो मुझे पता नहीं, बी सी हो गया 9, और अभी भी कुछ नहीं मिला तो मैंने इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो बेटा, ये tan थीटा मिल रहा है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा मिल रहा है, तो चले जाओ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में। tan थीटा इंटू tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो अब ऐसा लग रहा है मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने की सोची, तो हमारे पास बन गया tan थीटा इंटू tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9। अब tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा, tan थीटा कॉट थीटा 1, तो 1 आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर बाय 36। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, और हाइट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती,
तो ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर एंड इट इज प्रूव्ड। यहाँ हमको निकालना नहीं था बेटे, यहाँ पर हम चलो और थोड़ी बातें करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। चलो देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये और ये दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है। अच्छा, ये रोड है, ये दोनों रोड की दोनों साइड पे खड़े हुए हैं, यानी कि BC जो है उसने मुझे कहा है कि BC इज रोड जिसके दोनों साइड्स में हमारे पास टावर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है। अच्छा, ये रोड 80 मीटर वाइड है। ओके, तो BC जो रोड है वो उसने मुझे दे दिया 80 मीटर वाइड है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, अब मैं इस बिटवीन पे अड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं इन बिटवीन का मतलब एग्जैक्टली सेंटर हो 40, है ना, 40 पे खड़ा हो 40 मीटर के डिस्टेंस पर, या वो कह रहा है कहीं भी इन बिटवीन। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ूंगी और ध्यान से समझ लूंगी कि वो बिटवीन में सेंटर पॉइंट कह रहा है या कोई भी पॉइंट कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर। अच्छा, यहाँ पर वो खड़ा है और उसके टॉप को देख रहा है, तो एंगल भी सेम बनना चाहिए था। देखो, अगर वो एग्जैक्ट मिडल में होता तो एंगल को भी सेम बनना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो रहा, एंगल अलग बन रहा है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट मिडल में तो नहीं खड़ा, तो पिक्चर हो गई है काफ़ी हद तक क्लियर। तो इसका मतलब एक यहाँ खड़ा है और एक ये बन रहा है। ABCD दो पोल्स हैं, इसकी हाइट भी h है, इसकी हाइट भी h है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि 30 किसको रखें और 60 किसको रखें। तो डेफिनेटली ये वाला डिस्टेंस आपको बड़ा दिख रहा है ना BD-DC से, तो ये एंगल लेटा हुआ होगा, इसको आप 30 रख दो, इसको 60 रख दो। जो एंगल जितना ज़्यादा लेटा हुआ होगा वो उतना छोटा होगा। अब इस 80 का क्या करें, इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। BD को तो मान लेते हैं x और DC को मान लेते हैं 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी कुछ और मेजरमेंट्स लिख लें। BD इज इक्वल टू x मीटर और DC इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर। DC आपकी BD प्लस DC तो बन रही है ना बेटा, है ना। अब उसको चाहिए हाइट ऑफ द पोल। लग रहा है आपको बहुत टेढ़ा है, पर है नहीं। लिखना शुरू करो, बेसिक से अलग हटके कभी कोई चीज़ नहीं होती, बस आप इसको लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल ले रही हूँ। अच्छा, डी पॉइंट तो ये था बेटा, मैंने डी को 2 बार ले लिया। आप इसको कर दो ई बी ई प्लस ई सी और ई सी, इसको आप ध्यान कर लो। चलो, इन ट्रायंगल ए बी ई, फिर से टैन थीटा लिख रहा है। टैन थीटा पहले मैं लिख लूँ क्या है, ताकि मुझसे गलती ना हो जाए। दूसरा स्टेप आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट डाल दिया, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू डाल दी, इसको हमने एच लेट किया हुआ है और बी ई को हमने कह दिया है एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दो वेरिएबल आ रहे हैं तो मैंने इसको 1 करके छोड़ दिया। चलो अब दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं। इन ट्राइंगल बी ई सी, फिर से लगा दो टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू डी सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू, नहीं, दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है। टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ से ना हर बच्चे का दिमाग चलेगा अलग ढंग से। आप ये भी सोच सकते हो कि इसको आप यहाँ ऑल्टरनेटर लगा देते हो अगर, तो आपको h की वैल्यू मिल जाती है x/√3। यहाँ पर भी आप ऑल्टरनेटो लगा दो, तो h आपको क्या मिल जाएगा, 80 माइनस x/√3। ये भी h के इक्वल, ये भी h के इक्वल, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल। तो इसको हम कर देते हैं आपस में इक्वल। x/√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। सेकेंड स्टेप आ रहा था इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट निकाल दिया।
ये बेटा देयर इज सम मिस्टेक आई थिंक। यस, दिस 80 माइनस एक्स के साथ √3 हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, सो ये √3 आएगा आपका यहाँ। तो ये √3 इधर √3 जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ठीक है बेटा, हाँ तो कर दो बस अब आप इसको सॉल्व। 240 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, 4x इज इक्वल टू 240, तो x आ गया इज इक्वल टू 60। अब देखते हैं उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि फाइंड हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट तो आ गया बेटा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट तो BE और AC था। तो पहला क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा है BE निकालना है x यानी कि 60 मीटर, और EC निकालना है यानी कि 80 माइनस एक्स यानी कि 20 मीटर, और एक उसने मुझसे कही है हाइट भी निकालो। तो अब मुझे यहाँ पर ये हेल्प कर देगा, कोई बात नहीं। मैंने लिखा h इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी है 20 अपॉन √3। आप क्या करो, रैशनलाइज कर दो। दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 20 √3 अपॉन 3 एंड दिस इज द आंसर। इजी एंड परफेक्ट एंड मज़ेदार इंटरेस्टिंग, बस बातें करनी है एंड इट्स डन। ओके।